हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस 9 एंड 10 में वेलकम करते हैं। तो जैसा कि पता है कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम का जो हिंदी है वो पहला हिंदी हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 10th में दो हिंदी चलता है। ठीक है, तो आज हम लोग पहले हिंदी का जो पहला चैप्टर है, जो हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसका बिल्कुल हम इसको आज स्टोरी आप लोग को पढ़ा चुके थे, और उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं। ठीक है, बिल्कुल बुक सॉल्यूशन है, और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो हम आप लोग के लिए बताते चलेंगे। ठीक है, कि कौन सा एग्जाम में आएगा और कौन सा एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना हम लोग को सब कुछ है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेशन है बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। ठीक है, चलिए, तो इसको पढ़ने से पहले एक बार अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार ड्रीम क्लासेस 9 एंड 10 को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है ड्रीम क्लासेस 9 एंड 10। ठीक है, ड्रीम क्लासेस 9 एंड 10 में एक बार ठीक है, यूट्यूब पर आप इसका, ठीक है, ये इतना सर्च करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे साथ नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी, और जो भी क्लास 10th के जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना नहीं भूलें। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग बुक सॉल्यूशन पढ़ेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, आज का जो सेशन है उसका नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिसके राइटर है भीमराव अम्बेडकर, इनका पूरा जीवन चित्रण हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि लेखक की दृष्टि, है ना, लेखक जो है किस विवंडना की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अंडरलाइन कर दिए हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि लेखक किस विवंडना की बात करते हैं। ठीक है, लेखक जो है किस विवंडना की बात करते हैं। चलिए, तो इसको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम आप लोग को आज हम समझाएंगे, और बिल्कुल रटने का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आप लोग को बताने वाले हैं। चलिए, तो बिल्कुल इत्मीनान से हमारे साथ अंत तक जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर करके लेकर के आए हैं आज का सेशन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो लेखक किस विवंडना की बात करते हैं, तो लेखक ने इस निबंध के जरिए विवंडना की बात कही है ना। लेखक ने इस निबंध के जरिए क्या कही है, विवंडना की बात कही है। विवंडना मतलब होता है दुख। ठीक है, यानी कि लेखक जो है किस दुख की बात करते हैं। ठीक है, तो लेखक ने इस निबंध के जरिए एक ऐसे दुख की बात कही है कि आज भी कुछ लोग जाति प्रथा के पोषक पक्षधर हैं। क्या है, यानी कि आज भी कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति प्रथा को मानने वाले हैं ना, उनका बढ़ावा देने वाले हैं। श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर वे जाति प्रथा के तरह तरह के तर्क देते हैं ना, जाति प्रथा के तरह तरह के तर्क देते हैं, किंतु वास्तव में जाति प्रथा, है ना, हर दृष्टि से आज क्या है, समाज के लिए क्या है, अनुपयोगी बन चुका है, मतलब उपयोगी नहीं है। यानी कि यह एक तरह का क्या है, हानिकारक है। तो कितना बिल्कुल सटीक लैंग्वेज हम आप लोग को बताएं कि जातिवाद जो है, जाति प्रथा जो है, ये क्या है, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको मानते हैं। ठीक है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन इनका जो है बढ़ावा बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुका है जाति प्रथा। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो है ना विधानसभा हो, चाहे वो है ना पॉलिटिक्स हो, या फिर हर एक क्षेत्र में हमको जातिवाद देखने के लिए मिलता ही है। रीजन क्या है, कुछ खास लोगों की वजह से हमारे समाज, है ना, जो कहने को तो एक समाज का अच्छे तरीके से निर्माण करते हैं, लेकिन यही है वो लोग हैं जो जाति प्रथा को बढ़ाने में सबसे आगे रहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम आप लोग को समझा देंगे। चलिए, तो चलिए इसको भी समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि दूसरा जो हमारा है वो है कि जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं।
इसके पक्ष में जितने भी जातिवाद के मानने वाले इसके पक्ष में ऐसा क्या कहते हैं कि जातिवाद दिन प्रतिदिन इसका जो है प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, यानी कि जातिवाद के जितने भी मानने वाले हैं इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो क्या देते हैं, तो जातिवाद के जितने भी समर्थक हैं और उसके पोषक हैं, ठीक है, जातिवाद के पक्ष में यह तर्क देते हैं कि जातिवाद प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जातिवाद का जो भावना है वो प्राचीन काल से ही क्या हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। आधुनिक सभ्य समाज की कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन क्या है, बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज यानी कि आज एक ऐसा समाज में हम लोग रहते हैं जहाँ पर जातिवाद हम लोग को बिल्कुल देखना ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्योंकि जाति के आधार पर ही हमारे समाज में श्रम का विभाजन किया जाता है। बिल्कुल कंप्लीट इसका लेक्चर आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, चलिए, है ना, उपयोगी है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है, यानी कि जातिवाद के पक्ष में जितने भी इसके मानने वाले यही तर्क देते हैं कि जातिवाद क्या करती है, श्रम का विभाजन करती है, और अगर समाज में रहना है तो जाति के आधार पर ही हम लोग को रहना पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम आप लोग को बताएंगे, बिल्कुल रटने का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आप लोग को समझाएंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन सी आपत्तियां हैं लेखक की, यानी कि लेखक जो है इसके जातिवाद को रोकने के लिए कौन कौन सा तर्क देते हैं। ठीक है, हमारे समाज के लोगों को जो इसके पक्षधर हैं। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की सर्वप्रथम आपत्तियां है कि इसमें न केवल श्रम विभाजन होता है, यानी कि जातिवाद के जितने भी मानने वाले लोग हैं ना सिर्फ श्रम का विभाजन ही नहीं करते हैं, जाति के आधार पर काम का बंटवारा ही नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, श्रमिक विभाजन भी हो जाता है ना, श्रमिक विभाजन भी हो जाता है। मतलब एक जाति के लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं और एक जाति के लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये जातिवाद के पक्ष में हमारे जो भी पक्षधर हैं इनकी मेन आपत्ति यही है ना, कि यह जाति के आधार पर श्रम का विभाजन तो होता ही है है ना जातिवाद में। इसके साथ साथ वे क्या करते हैं, एक समाज में मतलब एक समाज बन जाता है कि एक जाति का लोग है तो एक जगह रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और वो एक समाज में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए चलिए, ठीक है, एक समाज में क्या करते हैं, रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल उचित नहीं है यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए, काम के आधार पर विभाजन जाति प्रथा का मेन मुद्दा मान लिया जाए। ठीक है, तो यह क्या करती है, अस्वाभाविक विभाजन है। यह क्या है, बिल्कुल अस्वाभाविक विभाजन। लोग नहीं भी मानते हैं तो जबरदस्ती उसको श्रम का विभाजन जाति के आधार पर मानना पड़ता है, यानी कि उनकी सहमति के बिना भी जातिवाद हो जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जातिवाद को नहीं भी मानता है, अगर उस समाज में रहना तो उसको जबरदस्ती मनवाया जाता है और उसको मानना पड़ता है। ठीक है, मनुष्य की इच्छा पर आधारित नहीं है, यानी कि मनुष्य ना चाहते हुए भी इस समाज में अगर एक अच्छा लाइफ चाहता है तो उसको जातिवाद से बंध कर रहना पड़ता है। चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिएगा कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का क्या करती है, स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, यानी कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जातिवाद जो है लोगों की इच्छा के अनुसार क्यों नहीं होता है हमारे समाज में। ठीक है, यानी कि जातिवाद हर एक समाज में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर हम उस नियम को हमारे ऊपर लागू हो रहा है तो हमारी मर्जी तो होना चाहिए उस जाति को मानने के लिए, लेकिन नहीं मानते हुए भी ऐसा क्यों उस पर थोप दिया जाता है, ये कहना है क्वेश्चन का। ठीक है, यानी कि जाति व्यवस्था को भारतीय समाज में श्रम विभाजन का क्या माना गया है, स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह
क्या करती है, मनुष्य की रुचि और उसकी क्षमता को क्या करता है, नज़रअंदाज कर उसे एक ही पेशे में, है ना, जीवन भर रह के, है ना, बंद कर रहने पर क्या करती है, मजबूर कर देती है। यानी कि जो लोग, है ना, जिस समाज में जन्म लेते हैं, अगर वो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं तो आजीवन उसको ब्राह्मण का काम ही करना पड़ता है। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये हमारे समाज का यही नियम है। जातिवाद यही तो कहता है कि हम जिस समाज में जन्म लेते हैं आजीवन उसी समाज के वर्ग को, उसी समाज के सारा कल्चर, पेशा, काम, सब कुछ अपनाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक तरीके से। इसका आप स्क्रीन शॉट लेकर के घर में भी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। यानी कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है कैसे। यानी कि जाति प्रथा के कारण लोग क्या करते हैं, लोग एक ही पेशे में बंधे होने पर क्या हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, है ना। यानी कि जाति प्रथा पर क्या करते हैं, अगर कोई लोग अगर जाति को मानते हैं, समाज में अगर रहना चाहते हैं, तो उनको जीवन भर एक ही पेशे में, यानी समाज जो नियम अपनाती है वो उसको अपना करके चलना होता है। ठीक है, एक ही पेशे में क्या करती है वो, अपना चाहकर भी वह क्या कर सकता है, अपना पेशा परिवर्तन नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए जो लोग हमारे साथ लेक्चर में अगर जुड़े हुए होंगे स्टार्टिंग से, उनको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। ठीक है, वह चाहकर भी क्या करता है, अपना पेशा परिवर्तन, अपना काम का परिवर्तन, है ना, दूसरा काम नहीं कर सकता है, कर पाते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में क्या बन गई है, बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बन गई है। क्योंकि चाहे उस पेशे से आपका भरण पोषण हो या ना हो, लेकिन आजीवन आपको वही पेशा करना है। तो जिस कारण से हमारा भरण पोषण ही नहीं होगा तो हम बेरोजगार तो हो ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो काम हमारा सही तरीके से नहीं चल रहा है, हमारा भरण पोषण नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ने में ही भलाई है। लेकिन हमारा जो जातिवाद है, समाज इसकी बिल्कुल भी क्या करती है, आज्ञा नहीं देती है कि आप पेशा परिवर्तन कर अपना जीवन सुधार सकते हैं। आपको आजीवन वही काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा है 6ठा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी, लेखक जो है आज के उद्योग में गरीबी, उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। आज के समय में लेखक की दृष्टि में सबसे बड़ी समस्या क्या है, गरीबी भी नहीं है, उत्पीड़न भी नहीं है, तो सबसे बड़ी समस्या किसको मानते हैं। तो लेखक की दृष्टि में आज के उद्योग में, लेखक की दृष्टि में, है ना, लेखक की दृष्टि में आज के उद्योग में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो देखिए इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए यानी कि लेखक की दृष्टि में, है ना, आज के उद्योग में गरीबी, उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या यह है कि जाति प्रथा के कारण बहुत से लोग, है ना, निर्धारित कार्य से क्या करते हैं, अरुचि एवं विविधता, है ना, विवशता यहाँ पर होगा, है ना, मैंने मतलब विविधता अवश्य करते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी कार्य ठीक, है ना, ठीक से नहीं होता है। मतलब अगर आपको कोई काम कर रहे हैं आप, और अगर आप चाहते हैं कि वो काम, है ना, आप दूसरा काम उसके जगह पर करें, तो जाति प्रथा इसकी परमिशन नहीं देती है। ठीक है, आपको आजीवन वही काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी उसमें रुचि हो या ना हो, आपकी उसमें रुचि हो या ना हो, आपको वही काम करना पड़ेगा। इसमें कोई भी कार्य ठीक से नहीं होता। ऐसी स्थिति में किसी को कुशलता भी प्राप्त नहीं होती। मतलब सब क्या करते हैं, बिल्कुल विवश होकर के वही काम आजीवन करते रह जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि लेखक ने पाठ में, है ना, किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में क्या किया है, दिखाया है। जाति प्रथा को लेखक की दृष्टि में
क्यों हानिकारक प्रथा नाम दिया गया है, इसको समझते हैं। क्योंकि लेखक ने प्रस्तुत निबंध के जरिए जाति प्रथा, है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा, वीवीआई, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेखक ने प्रस्तुत निबंध के जरिए जाति प्रथा को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जैसे सभी पहलुओं से क्या माना है, हानिकारक प्रथा माना है। क्यों माना है ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कि जाति प्रथा को क्या किया है ना, समाज के जितने भी रीति रिवाज है उसको देखते हुए, राजनीतिक में जितने भी भेदभाव हो रहे हैं उसको देखते हुए समाज ने क्या किया, इस जाति प्रथा को भी एक हानिकारक प्रथा का रूप माना है। तो किसको देखते हुए माना है, समाज के आर्थिक स्थिति और राजनीतिक जैसे पहलुओं को देखते हुए जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा का रूप दिया गया है। चलिए समझते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये शायद हमारे क्लास का जो है बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है और इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है। कौन सी विशेषता लेखक की दृष्टि में आवश्यक माना है जिसके रास्ते पर चलकर आप क्या कर सकते हैं, एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो देखिए समझते हैं लेखक के लैंग्वेज में कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना को क्या किया है, आवश्यक माना है। यानी कि लेखक की दृष्टि में सच्चे स्वतंत्र का मतलब है कि सब एकजुट मिलकर के रहें, बिना भेदभाव के रहें। ठीक है, सच्चे लोकतंत्र का यही क्या है, मूल मंत्र है। लेखक के कथनानुसार श्रम का विभाजन जाति प्रथा के आधार पर, जाति प्रथा के आधार पर ना होकर, है ना, लोगों की योग्यता, क्षमता और उसकी इच्छा के आधार पर आधारित होना चाहिए। यही सच्चा लोकतंत्र है। लेखक जो है भीमराव अंबेडकर, इन्होंने सच्चा लोकतंत्र किसको माना है कि यदि हम मिलजुल करके बिना भेदभाव के रहें, है ना, लोगों की क्षमता यानी कि जो उस काम के लायक है, जिस काम के लायक उसको उस चीज़ में बढ़ावा देना ही क्या है, सच्चा लोकतंत्र है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हम आप लोग को बिल्कुल इसका समझा दिए हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज हम लोग पढ़ चुके हैं, आज का जो लेसन था हमारा वो हम लोग पढ़ चुके हैं जाति प्रथा। ठीक है, तो आज का क्लास के बारे में आप क्या है ना फीडबैक देते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज का जो सेशन है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और हम लोग ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ चुके हैं और अगले चैप्टर पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट दिन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, टेक केयर।